काल का पहिया आयरन मैन सीरीज काफ़ी अच्छी कहानी है इसकी। इस बार मैंने सेलेक्ट आपके लिए ये किया है कॉमिक्स काल का पहिया। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। आज तो यहाँ से जिंदा लौट के नहीं जाएगा सुल्तान। सुल्तान नहीं, इंस्पेक्टर सुल्तान का कुत्ते नशे की दुनिया के खिलाफ जब इंस्पेक्टर सुल्तान सिंह हरकत में आया तो नशे के सौदागरों में खलबल सी मच गई। नशे का व्यापार करने वाले जरायम पेशा लोगों इंस्पेक्टर सुल्तान से इस कदर खफा हो गए कि उसे जान के मारने की फिराक में रहने लगे। एक दिन नशे की दवाओं का अवैध व्यापार करने वाले सर्वाधिक खतरनाक गिरोह ब्लैक गोल्ड के लिए काम करने वाले 4 बदमाशों पिंटो, माथुर, अकरम और चंगेजी ने इंस्पेक्टर सुल्तान सिंह को घेर लिया। उन्होंने इंस्पेक्टर सुल्तान सिंह को संभलने का कोई अवसर न दिया। और फिर पिंटो ने इंस्पेक्टर सुल्तान सिंह को मारना शुरू किया तो बिना थूके मारता चला गया। बीच बीच में मोटा बदमाश माथुर भी लोहे की छड़ से इंस्पेक्टर सुल्तान सिंह पर शक्तिशाली प्रहार करता रहा। एक प्रहार इंस्पेक्टर की टांगों में हुआ और सुल्तान सिंह सड़क पर धराशायी हो गया। सुल्तान सिंह सड़क पर गिरा और कलाबाजियाँ खाता चला गया। कलाबाजियाँ खाते हुए ही उसका हाथ अपने होल्स्टर पर रेंग गया। बड़ी देर बाद अपने रिवॉल्वर पर हाथ डालने का मौका मिल गया। इस मौके का सुल्तान सिंह ने भरपूर फ़ायदा उठाया। उसने अकरम और चंगेजी के रिवॉल्वरों का निशाना बनाकर फायर किया। चूक निशाने ने अकरम और चंगेजी को निहत्था कर दिया। तब तक पिंटो पागल हाथी की तरह झूमता हुआ इंस्पेक्टर सुल्तान के सिर पर आ पहुंचा था। सुल्तान स्प्रिंग की तरह उछला और सीधा खड़ा हो गया। पिंटो उस पर घूंसा चलाने वाला था कि इंस्पेक्टर सुल्तान सिंह ने फायर कर दिया। तभी माथुर ने पीछे से इंस्पेक्टर सुल्तान सिंह के सिर पर वार कर दिया और फिर वह वार पर वार करता चला गया। थोड़ी देर बाद मर गया साला, हाँ गया काम से। चलो हमारा काम तो ख़त्म हुआ। मेरे कंधे में। तुम्हारे शरीर से तो काफ़ी तेज़ खून बह रहा है, फ़ौरन किसी डॉक्टर के पास चला जाए। कुछ ही दूर एक कार खड़ी थी। उस कार में बैठकर सभी बदमाश वहाँ से प्रस्थान कर गए। पीछे इंस्पेक्टर सुल्तान सिंह लहूलुहान पड़ा हुआ था। सर्दियों की रातें बहुत सी देर पर देर तक सन्नाटा बिखेरे रहती थी। वह भी एक ऐसी ही सड़क थी, मगर बदमाशों के रफू चक्कर होने के बाद उसी दिशा से एक कार की हेडलाइट्स चमकी। कार एकदम निकट आके रुक गई। केस्टो सामने एक लाश पड़ी है। लाश या कोई घायल व्यक्ति बिना नज़दीक जाए कैसे पता चल सकता है मुखर्जी? ये आदमी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। आओ देखिए जरा इसकी किस्मत में ज़िंदगी कुछ और सांसें लिखी हो। काल का पहिया इसे कुचल कर इसकी सांसों को डोर चुका हो। तुम हमेशा निराशावादी बातें क्यों करते हो मुखर्जी? कार से उतरकर डॉक्टर केस्टो आनंद और इंस्पेक्टर डॉक्टर कृष्णकांत मुखर्जी इंस्पेक्टर सुल्तान सिंह के शरीर के पास पहुंचे। डेड, सब कुछ खत्म हो चुका है, यानी तुम्हारा काल का पहिया इसके ऊपर से घूम चुका है। सर्टेनली, मगर उसे तुम मेरा काल का पहिया क्यों कहते हो? क्योंकि मैं तुम्हारे काल के पहिए को उल्टा घुमाकर इसे जिंदा बचाने के बारे में सोच रहा हूँ। नॉनसेंस, इसमें जीवित होने का कोई भी लक्षण नहीं बाकी है। तभी अचानक सुल्तान सिंह के एक हाथ में हरकत हुई और डॉक्टर केस्टो और डॉक्टर मुखर्जी दोनों बुरी तरह से चौंक गए। जल्दी करो मुखर्जी, इसे हमें फ़ौरन अपने नर्सिंग होम में ले जा रहा है। क्या मूर्खता कर रहे हो? पुलिस केस का मामला है, हम बेकार मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। डोंट केयर, कार का दरवाज़ा खोलो, हम इसे अपने साथ लेके जा रहे हैं। कुछ ही देर बाद सुल्तान सिंह का शरीर डॉक्टर केस्टो और डॉक्टर मुखर्जी वहाँ से ले गए। कुछ देर बाद इधर उधर प्राइवेट नर्सिंग होम में पिंटो का इलाज चल रहा था। गोली और उसके सभी छर्रे आपके बदन से निकाले जा चुके हैं पिंटो, मगर जख्म भरने में तो वक्त लगेगा ही। जबकि डॉक्टर केस्टो अपने मित्र व सहयोगी डॉक्टर मुखर्जी के सहयोग से इंस्पेक्टर सुल्तान के मुर्दा जिसमें चांद डालने पर तुला था। सिर पर हुए वार बहुत घातक थे। कोई उम्मीद नहीं। हम बेकार में ही मेहनत कर रहे हैं केस्टो। बेकार नहीं, हमारी मेहनत 1 हफ्ते बाद कार में सवार होकर फिर उसी स्थान पर जाएगी जहाँ से हम इसे लाए थे। क्या बात करते हो यार? कहीं तुमने कोई सपना ख्वाब तो नहीं देखा? नहीं, बल्कि कल मैं इस पर एक ज़बरदस्त प्रयोग करने जा रहा हूँ। यदि प्रयोग कामयाब रहा तो यह आदमी बेड पर से उछलकर खड़ा हो जाएगा। यही कहना चाहते हो ना तुम?
वाट नॉनसेंस यार, तुम खुद भी मुसीबत में फंसोगे और मुझे भी फंसाओगे। जानते रहो ये आदमी कोई पुलिस इंस्पेक्टर है और हम इसे जिस अवस्था में लाए हैं, जाहिर है इसे किसी ने बहुत बुरी तरह मारा है। अगर ये मर गया तो पुलिस इसकी डेड बॉडी हमारे यहाँ से बरामद कर लेगी, तो हम हर हालत में फंसेंगे। थक गया अभी और कुछ कहना है? बहरहाल कुछ तुमने कहा, अब मेरी सुनो। इस आदमी के हर और हार्ट बीटिंग अभी तक जारी रखे हुए, क्या यह कम आश्चर्यजनक है? ठीक उसी समय डॉक्टर किस्टो और डॉक्टर मुखर्जी में नोकझोंकपूर्ण वातावरण चल रहा था। अचानक ही इंस्पेक्टर सुल्तान सिंह का हाथ फिर ही एकाएक हरकत में आया। इस आदमी में जीने की उत्कृष्ट इच्छा है, जिंदा रहने की और कुछ करने की तीव्र अभिलाषा। यूं कहो विल पावर बड़ी स्ट्रांग है। मुझे यकीन है कि मैं इसे जिंदा तो बचा लूँगा, पर इसका चेहरा निश्चित रूप से बदल जाएगा। फिर एक हफ्ता और बीत गया। पिंटो तब तक ठीक होकर घर पहुंच चुका था जब इंस्पेक्टर सुल्तान सिंह डॉक्टर केस्टो और डॉक्टर मुखर्जी द्वारा किए गए ऑपरेशन के बाद फिर से नया जीवन प्राप्त कर चुका था, किंतु शक्ल अब बिल्कुल बदल चुकी थी। यह कौन है? शीशे में मैं किसे देख रहा हूँ? मुझे मुझे अपना चेहरा दिखाई देना चाहिए, मगर यह मैं नहीं हूँ। मैं इंस्पेक्टर सुल्तान सिंह हूँ, मगर अपनी जगह शीशे में यह मैं किसे देख रहा हूँ? यह तुम्हारा अपना ही इस चेहरा है इंस्पेक्टर। मेरा चेहरा? मगर तुम कौन हो? डॉक्टर केस्टो ने इंस्पेक्टर सुल्तान सिंह को पिछली सारी बातें बता दी और कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि सिर पर भयंकर वार होने के बावजूद तुम्हारे मस्तिष्क को क्षति नहीं पहुंची और तुम सही वक्त पर सही हाथों पहुंच गए, इसलिए बच गए। तुम्हें बचाने के लिए डॉक्टर केस्टो ने अधिक मेहनत की इंस्पेक्टर, मगर मैंने तुम्हें बचाकर तुम पर कोई एहसान नहीं किया इंस्पेक्टर, बल्कि मैं तो बहुत समय से तुम जैसे किसी जीवट आदमी की तलाश में था। मैंने तुम्हारे बारे में जानकारी प्राप्त की, उससे मुझे पता चला है कि तुम नशे के सौदागरों के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हो। उन्हें नेस्तनाबूद करने की कसम खाई है तुमने। आपकी जानकारी गलत नहीं है डॉक्टर। तो सुनो इंस्पेक्टर, मैं चाहता हूँ तुम ड्रग्स की दुनिया में कुख्यात ब्लैक गोल्ड ऑर्गेनाइजेशन के विलियर्स पिंटो, माथुर, अकरम और चंगेजी को परलोक पहुँचा दो। यह काम तो मैं स्वयं भी करना है डॉक्टर, मगर आपकी ऐसी चाहना के पीछे कोई कारण होगा क्या? इनसे आपकी कोई व्यक्तिगत रंजिश भी है? हाँ, मेरा एक छोटा भाई था सुदीप। साल भर पहले वह नशे की अधिक डोज लेने की वजह से असमय ही मौत की जूझ में चला गया, और उसे नस की लत डालने वाले दोस्त पिंटो, माथुर, चक्रम और चंगीजी थे। मरने से पहले सुदीप ने मुझसे कहा था, भैया मेरी मौत की जिम्मेदार पिंटो, माथुर, अकरम और चंगेजी हैं। उन्हें आप छोड़ना नहीं। मगर क्या मैं अकेला इन खूंखार हथियारों से टक्कर ले सकूंगा? हाँ, ले सकोगे, क्योंकि अब तुम एक साधारण इंसान नहीं रह गए हो। क्या मतलब? मतलब यह है कि डॉक्टर केस्टो ने अब मेरे प्रयोगों से तुम्हारे शरीर पर विज्ञान के ऐसे चमत्कारपूर्ण प्रयोग किए हैं जिनकी वजह से तुम न केवल जिंदा बच गए हो, बल्कि एक अद्भुत इंसान बच गए हो। तुम्हारे शरीर की ऊपरी त्वचा लोहे की चादर से भी अधिक मजबूत हो गई है। जरा से प्रयत्न से तुम 20-20 फुट की ऊंचाई तक उछल सकते हो। गोलियों का तुम्हारे शरीर पर असर नहीं होगा, चाकू इत्यादि तुमसे टकरा कर बेकार हो जाएंगे। 20-20 मंजिली ऊंचाई से नीचे कूदने पर भी तुम्हारे शरीर को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। अद्भुत, आश्चर्यजनक। यदि आप जो कह रहे हैं वह सही है तो यकीन जानिए मैं बहुत जल्दी नशे के सौदागरों को नेस्तनाबूद कर दूंगा। मगर मुझे विश्वास नहीं होता कि सचमुच मैं ऐसी शक्तियों का मालिक बन गया हूँ। विश्वास हो जाएगा, पहले तुम यह ड्रेस पहन लो, इससे पहनकर तुम अधिक प्रभावशाली लगोगे। और फिर इंस्पेक्टर सुल्तान ने जब वह विचित्र ड्रेस पहनी तो डॉक्टर केस्टो और डॉक्टर मुखर्जी ने उस पोशाक की विशेषताएं भी बताई। अब इस खिड़की के निकट आओ इंस्पेक्टर। जैसे ही इंस्पेक्टर सुल्तान खिड़की के निकट पहुंचा, डॉक्टर केस्टो और डॉक्टर मुखर्जी ने उसे खिड़की से नीचे धकेल दिया। ओह नहीं! इंस्पेक्टर सुल्तान को 8वीं मंजिल से धक्का दिया गया था। मगर सड़क नीचे पर वह बिल्कुल ठीक ठाक ही रहा, उसके शरीर पर कोई झटका तक नहीं लगा। यकीन नहीं होता कि मैं इतनी ऊंचाई से कूदकर भी सही सलामत हूँ। इधर खिड़की से डॉक्टर केस्टो और डॉक्टर मुखर्जी झाँक कर देख रहे थे। मुखर्जी, हमारे प्रयोग सफल रहे। हाँ, मुझे इस सफलता की ऐसी उम्मीद नहीं थी। और फिर आयरन मैन इंस्पेक्टर सुल्तान सिंह निकल पड़ा अपनी मुहिम पर। इधर तुम्हारा जख्म अच्छा होने की खुशी में। चीयर्स चीयर्स। तभी
क्रिंग क्रिंग बार काउंटर पर रखे टेलीफोन की घंटी बज उठी। बारमैन ने रिसीवर उठाया। दूसरी ओर से जो कुछ कहा गया उसे सुनकर उसने फ़ोन पिंटो की ओर बढ़ा दिया। तुम्हारा फ़ोन है पिंटो। हेलो, हियर इज पिंटो। ठीक हो? हाँ बॉस, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, तुम्हें अपने गैंग के साथ हाईवे नंबर 7 पर पहुँचो और आगे का मैसेज तुम्हें वहीं मिल जाएगा। हाईवे नंबर 7? ठीक है, हम अभी पहुँचते हैं। थोड़ी देर बाद जब पिंटो अपने 3 साथियों यानी अपने गैंग के साथ वहाँ से जा चुका था, अचानक ही भड़ाक। थोड़ी देर बाद जब पिंटो अपने साथियों के साथ वहाँ से जा चुका था, तब अचानक ही बार का डोर क्लोजर युक्त दरवाज़ा भड़ाक से खुला और द्वार के बीच प्रकट हुआ आयरन मैन सुल्तान सिंह। कौन हो तुम? तुम्हारा बाप। धाड़। हुई। पिंटो माथुर, अकरम और चंगेजी कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे मालूम है उनकी हर शाम यहीं गुजरती है। और जब तेरा बार सबके लिए बंद हो जाता है, उनके लिए खुला रहता है। मैं सच बोलता हूँ, मेरे को कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम? अब शायद कुछ याद आ जाएगा। धड़ाक। मर गया? अभी नहीं मरा, मरेगा तो तब जब मैं तेरी दोनों टांगें चीर दूंगा। नहीं, वो सब हाईवे नंबर 7 की तरफ गए हैं। मैं कुछ नहीं जानता। हाईवे नंबर 7? ठीक है, बाहर तुम्हारी कार खड़ी है, मैं उसे ले जा रहा हूँ। कल तुम्हारी कार सही सलामत मिल जाएगी। चाबी निकाल। कार की चाबी लेकर आयरन मैन सुल्तान सिंह ने बार के मालिक विक्टर ब्रगेंजा की कार स्टार्ट की और चल दिया हाईवे नंबर 7 की ओर। मगर आयरन मैन सुल्तान सिंह के जाने के बाद बारमैन विक्टर ब्रगेंजा, जो बार का मालिक था, चुप बैठा नहीं रहा। पिंटो माथुर, अकरम और चंगेजी, ब्लैक गोल्ड के आदमी, इससे पहले कि उन्हें यह मालूम हो कि इस दैत्य को मैंने हाईवे नंबर 7 तक भेजा था, मुझे इसे रोकना होगा। विक्टर ब्रगेंजा ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। हेलो, मैं विक्टर बार एंड रेस्टोरेंट से विक्टर ब्रगेंजा बोल रहा हूँ। अभी अभी मेरी कोई थीफ उड़ा ले गया है। कार का नंबर है, मगर सिर्फ एक फ़ोन करके उसे चैन न मिला। अपने बार से बाहर कुछ ही दूर बने पब्लिक बूथ से उसने दूसरा फ़ोन किया। एक कार जिसमें बैठे व्यक्ति का इरादा काफ़ी खून खराबे का लगता है, हाईवे नंबर 7 की तरफ जा रही है। अपनी बात कहकर विक्टर ब्रगेंजा ने तुरंत ही रिसीवर रख दिया। अब पुलिस अवश्य उस पर काबू पा लेगी। इधर पिंटो माथुर, अकरम और चंगेजी जैसे ही हाईवे नंबर 7 पहुँचे, रोको रोको रोको, कार रोको। अरे रंजीत, तुम, ब्रीफकेस में क्या माल है? 5 करोड़ की हीरोइन, इसे लेकर फ़ौरन अड्डे पर पहुँचना है। मेरी कार बड़े बेमौके पर ख़राब हुई है, समझ में नहीं आता क्या फॉल्ट है। ठीक है, हमारी कार में आ जाओ, तुम्हारी कार अकरम और चंगेजी संभाल लेगा। अकरम और चंगेजी कार से उतरकर रंजीत की कार की ओर बढ़ गया। रंजीत पिंटो और माथुर की कार में आ गया। माथुर ने कार आगे बढ़ा दी, जबकि अकरम और चंगेजी वहीं रुककर रंजीत की कार की खराबी चेक करने लगे। कुछ छोड़ो बाद दूर से आती एक कार देखकर अकरम और चंगेजी ने कार की दिशा में देखा। अकरम उस कार को पहचान गया। विक्टर ब्रगेंजा की कार इस तरफ बड़ी तेज़ी से आ रही है। हाँ, आंधी तूफान की तरह। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। भागो भागो, बचो अकरम। भड़ाम। पीछे से आई विक्टर ब्रगेंजा की कार ने रंजीत की कार को जोरदार टक्कर मारी। अकरम और चंगेजी दाएं बाएं छलांग लगाकर बाल बाल बचे। फिर विक्टर ब्रगेंजा की कार को बॉडी को तोड़ते हुए आयरन मैन सुल्तान सिंह की कार के बाहर निकला और फिर भड़ाक। ब्लैक गोल्ड कौन है? नशे की दवाओं के व्यापार में तुम लोगों के साथ कौन कौन है? तुम्हारे अड्डे कहाँ पे है, बताओ। अकरम और चंगेजी ज़्यादा देर तक खामोश नहीं रह सके। उन्हें वह सब कुछ बताना ही पड़ा जो आयरन मैन ने उनसे पूछा था। मगर ब्लैक गोल्ड है यह तो उन्होंने भी नहीं जानते थे। जितना जानते थे उन्होंने बता दिया। फिर मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बदन की हड्डियाँ टूट गई। अब इस दुनिया को तुम्हारे जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। उधर शाबाश पिंटो, तुम बहुत समझदार हो। तुम पर जब भी मैंने कोई भरोसा किया है, तुम हमेशा खरा उतरा है।
कल सुबह तुम्हें यूनिवर्सिटी के आसपास में अपने एजेंटों को स्मैक का नया स्टॉक पहुंचाना है। पहुंच जाएगा बॉस। ध्यान रहे, कल यूनिवर्सिटी एरिया में प्रख्यात नेता श्री जय भगवान का भाषण है और हम नहीं चाहते कि उनका भाषण सभा कामयाब हो। इसलिए इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि उनकी सभा में ज़्यादा से ज़्यादा नशेड़ी युवक युवती घूमते फिरते आए और भाषण के दौरान ही कोई हंगामा हो जाए। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें बॉस। अगले दिन हाँ, तो मैं यह कह रहा था कि विद्यार्थी इस देश का भविष्य है और इन्हें स्मैक का पूरा कोटा फ्री मिलना चाहिए। हर विद्यार्थी को ज़रूरत सरकार की तरफ से उसकी ज़रूरत भर स्मैक, हेरोइन, LSD, चरस, गांजा वगैरह सब मिलना चाहिए। जिस समय एक और भाषण चल रहा था, ठीक उसी समय यूनिवर्सिटी एरिया के बाहरी सड़क बैठे एक पनवाड़ी के निकट एक सिगरेट देना। कौन सी? सबसे पहले मुझे यूनिवर्सिटी के आसपास के एजेंटों को साफ करना होगा। वही कौन सी ब्रांड? तो बताइए हुजूर, बंदा नया ही लग रहा है। पनवाड़ी के प्रश्न के जवाब में आयरन मैन सुल्तान सिंह ने 100 के कई नोट निकालकर पनवाड़ी की ओर बढ़ा दिए। तभी एक युवती भी आ गए। दोनों काफ़ी नशे में थी। रघु यार, 2 सिगरेट देना, नशा टूट रहा है यार। अभी देता हूँ। पनवाड़ी ने नशेड़ी युवक व आयरन मैन सुल्तान सिंह दोनों से नोट पकड़े और फिर नशे की सिगरेट उनकी ओर बढ़ाई। तभी भड़ाक आयरन मैन सुल्तान सिंह शुरू हो गया। आयरन मैन सुल्तान सिंह ने नशे की सिगरेट बेचने वाले सिर्फ एक ही पनवाड़ी पर बस नहीं की, बल्कि यूनिवर्सिटी एरिया में नशे की गोलियां व सिरिंज द्वारा नशे की डोज देने वाले सभी सौदागरों को उखाड़ फेंका। नशे की दवाई बेचने वालों की जमकर धुनाई की आयरन मैन सुल्तान सिंह ने। थोड़ी देर में यूनिवर्सिटी एरिया में हंगामा हो गया। बहुत से नशेड़ी युवक जो कि नशे की आवश्यकता महसूस कर रहे थे, बिगड़कर आयरन मैन सुल्तान सिंह पर टूट पड़े। लेकिन किसी का भी वार आयरन मैन को छू पाता, उसने उन सबको ढेर कर दिया। उनके नशे की हालत से उसने उस सबको बाहर निकाला, पीट पाट कर, और वहाँ से 20 फीट ऊपर उड़कर एयर फाइटिंग की उसने। नेताजी जब भगवान की भाषण सभा में हंगामा हो गया, अचानक ही ज़बरदस्त भगदड़ मच गई। अरे रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। इधर पिंटो और माथुर भी हैरान थे। ये क्या हुआ? पता नहीं, अभी तक हमारे लोगों ने कुछ किया भी नहीं। शाम को मैंने तुमसे हंगामा करने को कहा था, यह नहीं कहा था कि अपने एजेंटों को मारो पीटो और उन्हें बर्बाद करके कोई हंगामा करो। मगर बॉस, हमने या हमारे साथियों ने तो कुछ भी नहीं किया। हंगामा तो हमारे कुछ भी करने से पहले ही हो गया। तो फिर यह बताओ कि यह हंगामा हुआ कैसे? इसके पीछे किसका हाथ था? हमारे एजेंटों को किसने पीटा? हमने उस शख्स की सिर्फ एक ही झलक देखी थी बॉस। हमने उसका पीछा करने का विचार ही किया था। वह बड़ी लंबी लंबी छलांगे लगा था, न जाने कहाँ गायब हो गया। और पिंटो ने ब्लैक गोल्ड को आयरन मैन के बारे में बताया। ब्लैक गोल्ड अनायासी कह उठा, जरूर यह वही है, अकरम और चंगेजी का हत्यारा। क्या? अकरम और चंगेजी की हत्या? यह आप क्या कह रहे बॉस? सही कह रहा हूँ। उन दोनों को हाईवे नंबर 7 पर जहाँ तुम छोड़ आए थे वहीं मार दिया गया। ब्लैक गोल्ड ने पिंटो और माथुर को बताया कि अकरम और चंगेजी को विक्टर ब्रगेंजा की कार से किस प्रकार मारा गया, और मुझे पता चला है कि विक्टर ब्रगेंजा ने सही वक्त पर अपनी कार चोरी हो जाने की खबर पुलिस को दे दी थी। मुझे पता चला है कि विक्टर ब्रगेंजा ने सही वक्त पर अपनी कार चोरी हो जाने की खबर पुलिस को दे दी थी। मगर पुलिस जब तक हाईवे नंबर 7 पर पहुंची, अकरम और चंगेजी मारे जा चुके थे। वह शख्स जिसने उन्हें मारा था वहां से गायब हो चुका था। हम उसे छोड़ेंगे नहीं। उसने हमारे यारों को मारा है। तभी क्रिंग क्रिंग टेलीफोन की घंटी बज उठी। ब्लैक गोल्ड ने रिसीवर उठाया। फिर दूसरी ओर से जो कुछ कहा गया उसे सुनते ही वह चौंक उठा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ बॉस? हमारे गोदाम नंबर 2 पर किसी ने आग लगा दी है।
वहाँ 50 लाख की चरस और 1 करोड़ रुपए की नकली विदेशी शराब की बोतलें थी। और एक काम भी उसी व्यक्ति का जिसने हमारे आदमी माइकल अभी अभी आयरन मैन कहकर संबोधित किया। आयरन मैन, हाँ, माइकल का कहना है कि उस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं हुआ और हमारा कोई भी आदमी उसके एक घूंसे से ज़्यादा वार नहीं सह सका। अब उस शख्स को तुम लोग तलाश करो, उसे किसी भी तरह मेरे पास लाओ, जिंदा या मुर्दा। एक बार वो सामने नजर आ जाए फिर आप उसे मुर्दा ही समझिए। बंदा हाजिर है दुश्मनों। तुम कौन हो? तुम वही जिसका तुम लोग जिक्र कर रहे थे, आयरन मैन। मैंने तुम्हारे गोदाम नंबर 2 की सारी टेलीफोन की तारें काट दी थी, इसलिए मुझे मालूम है कि माइकल ने 2 किलोमीटर दूर से तुम्हें फ़ोन किया होगा। अगर मैंने उसे जुड़ा छोड़ था कि मेरे आने की खबर तुम लोग तक पहुंच जाए। ब्लैक गोल्ड ने धीरे से मेज की दराज खोली और उसमें से रिवॉल्वर निकालना ही चाहता था कि भाग तभी ठहर जा तू, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी एक ही टक्कर तुझे चित्त कर देगी। और फिर आयरन मैन सुल्तान सिंह जरा से ऊपर उछला तो पिंटू की सर छत से टकराया, उसकी चीख निकल गई। अगले ही पल माथुर ने अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। इन गोलियों का मुझ पर कुछ असर नहीं होगा मोटे। धम, हाय मर गया। उसके बाद आयरन मैन सुल्तान सिंह ने माथुर को फर्श के ऊपर से उठा लिया और भारी भरकम माथुर को पुल की तरह उठाया। दीवार पर दे मारा, माथुर का सर फट गया। तेजी से घूमकर आयरन मैन ने पिंटू की दोनों टांगें पकड़ी, मगर तभी उसने देखा ब्लैक गोल्ड अपनी कुर्सी पर से गायब है। अरे ब्लैक गोल्ड कहाँ गायब हो गया? तुम मुझे नहीं पकड़ सकते आयरन मैन, और पकड़ पाओगे भी नहीं। मैं समझ गया हूँ। मेरे अड्डों के बारे में तुम्हें अकरम और चंगेजी से मालूम हुआ होगा, किंतु अब तुम मेरे किसी भी नए अड्डे तक नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि मैं यहीं पर तुम्हारी कब्र बनाने जा रहा हूँ। अब यहाँ रुकने या पिंटू को ख़त्म करने का टाइम नहीं है। वैसे भी इसे मैं डॉक्टर केस्टो के सामने ही समाप्त करूँगा। और आयरन मैन द्वार की तरफ लपका, मगर द्वार मजबूती से बनता। ओह, एक बार फिर वहाँ लगे स्पीकर से ब्लैक गोल्ड की आवाज़ नहीं थी। इस इमारत के सारे दरवाजे ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम द्वारा बंद हो चुके हैं। अब तुम यहाँ फंस गए आयरन मैन, चूहे की तरह। काल का पहिया तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। ठीक 10 मिनट बाद यह इमारत बमों से ध्वस्त हो जाएगी, साथ ही साथ तुम भी खत्म हो जाओगे। क्या आयरन मैन बच गया? नहीं, तो कैसे बचा? ब्लैक गोल्ड से आयरन मैन को फिर दोबारा टक्कर हुई या नहीं, सब जवाब जानने के लिए देखिए अगला वीडियो, आयरन मैन और ब्लैक गोल्ड। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।